हाय फ्रेंड्स, मेरा नाम इंजीनियर इमरान अजीज है और आज की वीडियो में मैं प्रेजेंट कर रहा हूँ पाकिस्तान पब्लिक प्रोक्योरमेंट रेगुलेटरी अथॉरिटी रूल्स, जिसमें हम आज डिस्कस करेंगे 16A। रूल नंबर 16A जो कि बात करता है प्रोक्योरमेंट थ्रू फ्रेमवर्क एग्रीमेंट्स। तो इसमें हम आज की वीडियो में फ्रेमवर्क एग्रीमेंट की टाइप्स भी डिस्कस करेंगे, ये होता क्या है, और वर्क्स के केस में या सप्लाईज या गुड्स के केस में इसको डिपार्टमेंट्स किस तरह इस्तेमाल करते हैं, बेस्ट प्रैक्टिसेस क्या हैं फॉर एग्जीक्यूटिंग एजेंसीज एज वेल एज फॉर कॉन्ट्रैक्टर, या कॉमन मिस्टेक्स इसमें क्या हैं। और इसमें फिर हम आपको ये भी बताएंगे कि पेपरा इस बारे में क्या क्या गाइडलाइंस मेंशन करता है। तो हमारे साथ जुड़े रहिए और वीडियो को मुकम्मल देखिए ताकि हम एक्सप्लेन कर सकें कि पाकिस्तान में पब्लिक प्रोक्योरमेंट के अंदर फ्रेमवर्क एग्रीमेंट की क्या अहमियत है। सो इस सिलसिले में मैं आपको प्रेजेंटेशन की तरफ ले चलता हूं। सो मैं अपनी वीडियो स्क्रीन शेयर करता हूं, जिसमें हम आपको आज की प्रेजेंटेशन देंगे, और उसमें फिर मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा साथ साथ अपना एक्सपीरियंस भी और केस स्टडीज वगैरह भी। सो have a look at this. The topic for today's video is PEPRA Rule 16A, which is talking about procurement through framework agreement. So, वेलकम बैक टू सिफ्टेक सिंप्लीफाइड। मेरा नाम इंजीनियर इमरान अजीज है और मैं एक प्रोफेशनल सिविल इंजीनियर हूँ। सो आज के जो हमारे टॉपिक्स हैं उनको जल्दी जल्दी देख लेते हैं। 16A जैसे हमने बात की, कॉमन प्रोक्योरमेंट मिस्टेक्स हम डिस्कस करेंगे जो नॉर्मल डिपार्टमेंट्स में रिपीट की जाती हैं या कॉन्ट्रैक्टर्स के एंड के ऊपर जो मिस्टेक्स नॉर्मली हमने देखी हैं जो कॉन्ट्रैक्टर्स अपने डॉक्यूमेंट्स के अंदर करते हैं। और उसके अलावा केस स्टडीज को भी डिस्कस करेंगे और प्रैक्टिकल एग्जांपल्स या प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस भी मैं आपसे इस वीडियो में शेयर करूंगा। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, आगे डिस्कस करने से और रूल्स की तरफ जाने से पहले हमें ये क्लियर होना चाहिए कि व्हाट इज अ फ्रेमवर्क एग्रीमेंट। ये फ्रेमवर्क एग्रीमेंट बेसिकली है क्या चीज, और ये क्यों डिस्कस होता है या क्यों इसको अडॉप्ट करते हैं प्रोक्योरमेंट में। सो हम पेपरा के अंदर ही रहते हुए, पेपरा रूल्स के अंदर ही रहते हुए, ऑलरेडी एक वीडियो में पीछे मैं आपको रूल नंबर 2 के अंदर जनरल प्रोविजंस और डेफिनेशंस में इन फ्रेमवर्क एग्रीमेंट्स की ऑलरेडी डेफिनेशंस बता चुका हूं, और इनकी टाइप्स भी हम डिस्कस कर चुके हैं कि फ्रेमवर्क एग्रीमेंट कितनी टाइप्स के होते हैं। लेकिन फिर भी चूंकि आज की वीडियो फ्रेमवर्क एग्रीमेंट्स के ऊपर है डिटेल में, तो यहाँ पे उसकी डेफिनेशन क्लियर करना और फिर उसकी टाइप्स को डिस्कस करना भी इम्पोर्टेंट है। दैट्स वाई मैं यहाँ पे भी आपको दोबारा से रिपीट कर देता हूँ। सो पेपरा हमें कहता है डेफिनेशंस के पार्ट में रूल 2 में, जहाँ पे इनकी क्लॉज है GB, कि फ्रेमवर्क एग्रीमेंट क्या है। फ्रेमवर्क एग्रीमेंट मींस अ कॉन्ट्रेक्चुअल अरेंजमेंट which all the which allows a procuring agency to procure goods, services, or works that are needed continuously or repeatedly at agreed terms and condition over an agreed period of time through placement of a number of orders. सो पेपरा इसमें बड़ा क्लियरली डिफाइन करता है फ्रेमवर्क एग्रीमेंट को। ये एक कॉन्ट्रेक्चुअल अरेंजमेंट है किसी सप्लायर, किसी कॉन्ट्रैक्टर या किसी कंसल्टेंट और एग्जीक्यूटिंग एजेंसी के दरमियान, तीनों चीजों के लिए, टू प्रोक्योर गुड्स, टू प्रोक्योर सर्विसेज एंड टू प्रोक्योर वर्क्स, जिसके अंदर उन प्रोजेक्ट्स के लिए जिसमें रिपीटेड नेचर ऑफ वर्क है ओवर एन एग्रीड टर्म्स एंड कंडीशंस। इसमें आप टर्म्स एंड कंडीशन इनिशियली कॉन्ट्रैक्ट साइन इन की स्टेज के ऊपर एग्री कर लेते हैं बिटवीन एग्जीक्यूटिंग एजेंसी एंड योर काउंटर पार्ट इन ऑन कॉन्ट्रैक्टर साइड, और फिर इन राइटिंग आपका एग्रीमेंट साइन हो जाता है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। सो आगे जाके पेपरा अपने रूल्स में इसकी ड्यूरेशन भी बता देता है और इसकी टाइप्स भी बता देता है। तो इसमें दो किस्म की मेनली इन कॉन्ट्रैक्ट्स की या इन एग्रीमेंट्स की टाइप्स हैं। एक है ओपन फ्रेमवर्क एग्रीमेंट और दूसरा है क्लोज्ड फ्रेमवर्क एग्रीमेंट।
जैसे कि नाम नाम से जाहिर है, ओपन मींस इसमें क्या ओपन है, इसमें प्राइस ओपन है, और क्लोज में आपकी प्राइस ऑलरेडी लॉक हो जाती है और क्लोज हो जाती है। तो ये जहन में रखिए इनकी डेफिनेशन और टाइप्स। देयर आर टू टाइप्स ऑफ फ्रेमवर्क एग्रीमेंट्स, वन इज ओपन फ्रेमवर्क एग्रीमेंट एंड अदर इज क्लोज्ड फ्रेमवर्क एग्रीमेंट। So open framework agreements mean an agreement with specified terms and condition without an agreed price. ओपन में हम प्राइस को लॉक नहीं करते या एग्री नहीं करते, प्राइस को हम ओपन छोड़ देते हैं विद विद द पीरियड ऑफ टाइम, और उसके लिए हम तय कर लेते हैं कि क्या हमारा बेंचमार्क होगा और क्या हमारी प्राइस डिटर्मिनेशन का मैकेनिज्म होगा। वो नेक्स्ट रूल में भी हम आपको एक्सप्लेन करेंगे 16B में। और ये जो एडिशन है ये हमारे पास एक एसआरओ के जरिए पेपरा ने 15 मई 2020 को ऐड की, और ये डेफिनेशन तब आई। और उसके अलावा क्लोज्ड फ्रेमवर्क एग्रीमेंट ये है कि जिसमें एग्रीमेंट विद स्पेसिफाइड टर्म्स एंड कंडीशन विद एन एग्रीड प्राइस। क्लोज में आपकी टर्म्स एंड कंडीशन भी लॉक होती हैं और आपकी प्राइस भी लॉक होती है। फिर से रिपीट मैं करता हूँ, फ्रेमवर्क एग्रीमेंट वो एग्रीमेंट है जो कि गुड्स सर्विसेज या वर्क्स के लिए एग्जीक्यूटिव एजेंसीज या प्रोक्योरिंग एजेंसीज करती हैं फॉर कंटिन्यूअस एंड रिपीटेड या कॉमन नेचर ऑफ प्रोक्योरमेंट के लिए। और इसमें आपकी टर्म्स एंड कंडीशंस बिफोर एंड जो है आप टर्म्स एंड कंडीशन तय कर लेते हैं, बट और टाइम पीरियड भी आपका स्पेसिफाइड होता है। बट आपकी प्राइस जो है वो फिर आगे जाके दो किस्म की टाइप्स है। एक में ओपन में आप प्राइस को ओपन छोड़ देते हैं, और क्लोज में आप प्राइस भी क्लोज कर लेते हैं। सो आगे जाके रूल्स में हमारे साथ रहिए, हम आपको मजीद पेपरा की गाइडलाइंस भी मेंशन करेंगे और इनको मजीद एक्सप्लेन भी करेंगे कि ओपन फ्रेमवर्क एग्रीमेंट के क्या ड्रॉबैक्स हैं, क्या बेनिफिट्स हैं, और क्लोज फ्रेमवर्क एग्रीमेंट्स के क्या बेनिफिट्स हैं और क्या इसकी प्रैक्टिसेस होती हैं, और ये होते क्या हैं मजीद भी हम आपको अगली स्लाइड्स में बताते हैं। सो पेपरा इन रूल्स के बारे में एग्जैक्टली क्या कहता है 16A के बारे में। पेपरा इस रूल को जो टाइटल देता है वो है प्रोक्योरमेंट ऑफ कॉमन यूज आइटम्स, सर्विसेज एंड कमोडिटीज थ्रू फ्रेमवर्क एग्रीमेंट। तो नाम से ही जाहिर है ये एग्रीमेंट तब किया जाएगा जब आपने कोई कॉमन यूज आइटम्स परचेज करने हैं, या कोई ऐसी सर्विसेज लेनी है जो रिपीटेड नेचर की हैं या ऑपरेशनल नेचर की हैं और रिपीटेड टाइम पीरियड के लिए होती हैं, या ऐसी कमोडिटीज जो नॉर्मल है या कॉमन यूज की हैं। तो ऐसे के लिए आप फ्रेमवर्क एग्रीमेंट करेंगे। अब उसको करेंगे कैसे, पेपरा ने कंप्लीट 5 क्लॉजेस के अंदर, सब क्लॉजेस के अंदर इसका प्रोसीजर भी आपको बता दिया है। पेपरा कहता है कि क्लॉज 16A सब क्लास 1 में द प्रोक्योरिंग एजेंसी shall arrange the procurement through framework agreements of recurrent or common use items, services, including maintenance services and those commodities whose market price fluctuates during the term of the agreement for a maximum period of 3 years. सो प्रोक्योरिंग एजेंसी के ऊपर ये बाइंडिंग है, शेल का लफ्ज यूज हुआ है कि वो अरेंज करे प्रोक्योरमेंट थ्रू फ्रेमवर्क एग्रीमेंट। किस चीज के लिए, रिकरेंट प्रोजेक्ट के लिए, ऐसे काम जो बार बार रिपीटेड नेचर के हैं, कॉमन यूज आम इस्तेमाल की चीजें खरीदने के लिए, या ऐसी सर्विसेज जिनमें मेंटेनेंस का काम इन्वॉल्व है, या ऐसी कमोडिटीज जो नॉर्मल नेचर की हैं और उनकी प्राइसेस मार्केट में फ्लक्चुएट होती रहती हैं ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। लाइक आपके कॉन्ट्रैक्ट पीरियड के अंदर उसकी प्राइसेस एक नहीं रहती, बल्कि प्राइसेस गवर्नमेंट जो है या खुद से मार्केट जो है वो प्राइसेस फ्लक्चुएट करती है। और फिर पेपरा ने ये आपके ऊपर कंपल्शन लगा दी कि इस एग्रीमेंट की मैक्सिमम मियाद जो है या मुद्दत जो है या पीरियड है वो आपका 3 साल से ज्यादा नहीं होगा। तो आगे फिर रूल 2 में पेपरा कहता है कि प्रोक्योरिंग एजेंसी शेल प्रिपेयर प्रोविजनल एनुअल एस्टिमेट्स including description, specifications, statement of requirements, and quantities based on rational demand estimates. So, गो कि आपका एग्रीमेंट 3 साल का होगा, बट स्टिल
पेपरा आपको ये भी बाउंड करता है कि आपने एनुअल बेसिस पे अपने एस्टिमेट्स को चेक करना है, उनकी डिस्क्रिप्शन को चेक करना है, उनकी स्पेसिफिकेशंस बनानी है, उनकी स्टेटमेंट ऑफ रिक्वायरमेंट या आपकी जो नीड है वो एनुअल बेसिस पे आपने दोबारा से गो थ्रू होना है। और क्वांटिटीज वगैरह अगर आपकी कमी हुई है, घट गई है, ज्यादा हुई है, जो भी है, तो आपने साल के शुरू में जो है ना दोबारा से वो कम्युनिकेट करना है अपने वेंडर को। सो एनुअल बेसिस पे पेपरा आपको पाबंद करता है कि आपने एस्टिमेशन भी करनी है। ये नहीं कि आपने अगर 2026 जुलाई में एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया तो वो 3 साल तक ही वही क्वांटिटीज और वही एस्टिमेट चलता रहे, बल्कि आपने हर साल उसको दोबारा गो बैक जाना है फाइल पे और उसको दोबारा से चेक करके उसको रिवाइज करना है। अगर आपकी कोई क्वांटिटीज में कमी हुई है तो आपने कम करना है, अगर ज्यादा हुई है तो आपने उनको ज्यादा करना है। So estimation needs to be done on annual basis. So the third class is based on such estimates. जब आपने annual estimate बना लिया, then procuring agency shall initiate the pre-qualification proceedings for selection of suppliers and services. So ये तो during इसकी बात हो रही है जब आपने इनिशियली फ्रेमवर्क एग्रीमेंट साइन करना है। फ्रेमवर्क एग्रीमेंट साइन करने के लिए आपने एक एस्टिमेट बनाना होगा, उन चीजों की डिस्क्रिप्शन लिखनी होगी, स्पेसिफिकेशंस लिखनी होगी, और स्टेटमेंट ऑफ रिक्वायरमेंट या क्वांटिटीज भी आपने पहले से तय करनी होगी। और जब ये एस्टिमेट आपका बन जाए फिर आपने इनिशिएट करना है फ्रेमवर्क एग्रीमेंट के लिए प्री क्वालिफिकेशन का प्रोसेस। इस उसको हम ऑलरेडी पिछली 2 वीडियोस में डिस्कस कर चुके हैं, रूल 15 में और रूल 16 में डिटेल में। रूल 15 में मैंने आपको प्रोक्योरमेंट ऑफ सप्लायर्स एंड कॉन्ट्रैक्टर्स, और फिर रूल 16 में प्रोक्योरमेंट प्रोसेस को और उसको एवेल्युएट करने का तरीका और उसमें क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपने मांगने हैं, वो सारा डिटेल में एक्सप्लेन किया है। उसका लिंक भी मैं आपको दे दूंगा यहाँ पे वीडियो के टॉप पे, तो वो भी आप देखिए पिछली वीडियो को, और उसमें आपको डिटेल से मैंने सिखाया है कि आपने प्री क्वालिफिकेशन कैसे करनी है। सो यहाँ पे पेपरा फिर आपको कहता है कि फ्रेमवर्क एग्रीमेंट के लिए भी आपने प्री क्वालिफिकेशन की प्रोसीडिंग्स इनिशिएट करनी है जब आपका एस्टिमेशन रेडी हो जाए फॉर सिलेक्शन ऑफ सप्लायर्स एंड सर्विस प्रोवाइडर्स। तो उस प्री क्वालिफिकेशन के जरिए आपने सप्लायर्स और सर्विस प्रोवाइडर्स को सिलेक्ट करना है। फिर 4 में आपको पेपर कहता है कि ओपन एंड क्लोज्ड फ्रेमवर्क एग्रीमेंट्स मे बी मेड विद द सिलेक्टेड सप्लायर्स एंड सर्विस प्रोवाइडर्स। उस प्री क्वालिफिकेशन प्रोसेस के बाद आपने ये डिसाइड करना है कि आपका ये फ्रेमवर्क एग्रीमेंट ओपन होगा या क्लोज होगा। ओपन में मैं आपको बता चुका हूं कि आप प्राइस को लॉक नहीं करेंगे, और क्लोज में आपने प्राइस को लॉक करना है, और ओपन में आपने सिर्फ टर्म्स एंड कंडीशन और कॉन्ट्रैक्ट पीरियड है इसको लॉक करना है। मैक्सिमम ड्यूरेशन ऑफ ओपन फ्रेमवर्क एग्रीमेंट शेल नॉट बी मोर देन 3 years एंड क्लोज्ड फ्रेमवर्क एग्रीमेंट शेल नॉट बी मोर देन 1 year। सो ये भी उन्होंने आपके ऊपर बाइंडिंग कर दी कि आपका अगर प्राइस ओपन वाला कॉन्ट्रैक्ट है तो उसकी मैक्सिमम ड्यूरेशन 3 साल होगी, जबकि प्राइस क्लोज्ड वाला फ्रेमवर्क एग्रीमेंट है उसकी मैक्सिमम ड्यूरेशन 1 year होगी। इसलिए कि एक साल बाद पेपरा ये देख रहा है कि हर साल जो है बजट में कुछ प्राइसेस इंक्रीज डिक्रीज होती हैं। सो यू दे हैव imposed the compulsion over the executive agencies to revise their closed agreement after every year. So that's why they have put a bar on the closed framework agreements maximum duration. So open के केस में भी चूंकि आपकी प्राइस ओपन है, बट स्टिल यू हैव द बार ऑफ 3 years मैक्सिमम, क्योंकि उसमें हो सकता है कि 3 साल बाद उन प्रोडक्ट्स की स्पेसिफिकेशंस या उन सर्विसेज की क्वालिटी या आपकी जो आपकी रिक्वायरमेंट्स हैं वो काफी चेंज हो चुकी हों। सो ऑन बोथ साइड्स इट्स बेनिफिशियल देन आफ्टर 3 years कि इसको दोबारा से प्री क्वालिफाई किया जाए। Number fifth is the procuring agency may, on need basis, pre-qualify new suppliers or service providers during continuity of framework agreement with previously pre-qualified supplier or service provider. So यहाँ पे एक और गुंजाइश भी पेपरा ने आपको दे दी है कि आपने अगर किसी सर्विस के लिए या किसी प्रोडक्ट के लिए एक फ्रेमवर्क एग्रीमेंट किया है तो आप पाबंद नहीं है कि आप हमेशा से उसी सप्लायर के साथ ही चलेंगे। अगर आपका क्वांटम ऑफ वर्क बढ़ चुका है या आपका जियोग्राफिकल स्प्रेड बढ़ चुका है या जो भी रीजन है,
और आप चाहते हैं कि आप एक से ज्यादा सप्लायर्स के साथ जाएं, ड्यू टू क्वालिटीज, मे बी ड्यू टू देयर सर्विसेज, सो यू कैन ऑलवेज ओपन अनदर प्री क्वालिफिकेशन प्रोसेस उसी सर्विस के लिए, और आप नए नए वेंडर्स को या सप्लायर्स को भी उसके अंदर ऐड ऑन करते जाएंगे, लेकिन प्रोसेस वही आपका प्री क्वालिफिकेशन का होगा, जो मैं पहले आपको सारा बता चुका हूँ। उसके अलावा नंबर 6 पे है, द अथॉरिटी शेल मेक रेगुलेशंस, रेगुलेटरी गाइड्स, गाइडलाइंस और टेम्पलेट्स फॉर प्रोक्योरमेंट थ्रू फ्रेमवर्क एग्रीमेंट्स। और उन्होंने अपने ऊपर भी ये डाल दिया है कि टाइम टू टाइम अथॉरिटी ने रेगुलेशंस और गाइडलाइंस फ्रेमवर्क एग्रीमेंट्स के लिए भी टाइम भी बनानी है। सो ये इसकी नरेशन है पेपरा रूल की। सो आई होप अभी तक आपको इसकी समझ आ चुकी होगी कि हमने ये रूल, सॉरी, ये फ्रेमवर्क एग्रीमेंट किन केसेस में करना है और कहाँ पे ये हमने नहीं करना, और उसकी मैक्सिमम और ड्यूरेशन क्या होगी, इसकी टाइप्स क्या हैं। सो ओवरऑल रूल 16A जो है वो इंट्रोड्यूस करता है मॉडर्न efficient cost saving procurement method which is called a framework agreement। ये एक नया तरीका है, एफिशिएंट तरीका है और कॉस्ट सेविंग या इकोनॉमिकल वे है चीजें प्रोक्योर करने का, जब आपकी रिकरेंट आइटम हो या कॉमन यूज आइटम्स हो या मार्केट प्राइस आपकी सेंसिटिव कमोडिटीज हो जिनकी प्राइसेस एस्केलेट होती हैं या डी एस्केलेट होती हैं, या रूटीन मेंटेनेंस की सर्विस हो, ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस का काम हो, या रिपीटेड परचेज ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आपकी हो। उसके अलावा हमने डिस्कस कर दिया कि आपके पास ड्यूरेशन जो है इसकी मैक्सिमम 3 इयर्स है, और जो आपका नेचर ऑफ जॉब होगी जिसके लिए आप ये फ्रेमवर्क एग्रीमेंट में जाएंगे, दैट शुड बी अ रिपीटिटिव टेंडर और इंश्योर्स कंटिन्यूअस सप्लाई। इससे आपकी सप्लाई भी अफेक्ट नहीं होती, सप्लाई चेन, और ये ऐसे कामों के लिए किया जाता है जिसमें आपके कॉमन यूज आइटम हो और रिकरेंट आइटम हो। Why was रूल 16 इंट्रोड्यूस्ड? ये रूल 16 क्यों इंट्रोड्यूस हुआ? Because framework agreements solve common procurement issues and problems in Pakistan. Repeated tendering for the same item is avoided through this contract. Delays in supply due to long bidding cycles, ये काफी ज्यादा डिलेज आते थे गवर्नमेंट के बिडिंग साइकिल्स के, फिर रीटेंडरिंग के दरमियान में एमआरएस वगैरह की चेंजेस आने से दोबारा से उसकी प्रोक्योरमेंट प्रोसेस में जाना पड़ता है हर वक्त। सो गवर्नमेंट या पेपरा डिसाइडेड कि इसमें एक गुंजाइश उन सर्विसेज के लिए डिपार्टमेंट्स को दे दी जाए जिनके उनके रूटीन ऑपरेशंस मुतासर ना हो, या ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस के जो इश्यूज होते हैं वो मुतासर ना हो, और अल्टीमेटली दे आर trying to benefit the public, so because this is a public fund, तो पब्लिक जो यूटिलिटीज हैं या पब्लिक ऑपरेशंस हैं वो मुतासर ना हो। सो प्राइस वोलेटाइल आइटम्स जो हैं उनके लिए भी ये इंपॉर्टेंट है। इमरजेंसी शॉर्टेजेस ड्यू टू प्रोक्योरमेंट साइकिल्स, हायर कॉस्ट ड्यू टू वन टाइम स्मॉल प्रोक्योरमेंट्स। एक दफा आप जब कोई छोटी प्रोक्योरमेंट के लिए जाएं तो उसको उसके ऊपर आपकी कॉस्ट ज्यादा आती है, जाहिर बात है, उसमें एडवर्टीजमेंट है, उसमें बाकी प्रोसीजर्स हैं, तो उसके ऊपर आपकी कॉस्ट आएगी। सो इफ यू हैव few suppliers available in the pool, so you can immediately send them the uh, repeat orders and get those things done. Rule 16A is a modernized procurement way which allows pre-qualified supplier to provide items and services repeatedly under agreed terms and conditions, with an option with the procuring agencies to have locked the prices or to keep them open। दोनों केसेस में आपके पास एक गुंजाइश मौजूद है। सो इन इसको करते हुए प्रोक्योरमेंट ऑफिसर जो आप हैं या प्रोक्योरिंग एजेंसी है, उसको व्हाट मस्ट बी इंक्लूडेड, इसमें क्या क्या इंक्लूड होना चाहिए इस प्रोसेस के लिए। व्हाट कैन बी प्रोक्योर्ड थ्रू फ्रेमवर्क एग्रीमेंट्स, वो हम पहले आपको रूल में भी बता चुके हैं, मैं मजीद भी यहाँ पे एक्सप्लेन कर दूंगा कि आपने इस एग्रीमेंट के जरिए बेसिकली क्या परचेज करना है। प्रोक्योरिंग एजेंसी शैल यूज फ्रेमवर्क एग्रीमेंट्स फॉर रिकरेंट आइटम्स हो, रिपीटेड नेचर के,
कॉमन यूज आइटम हो, रूटीन मेंटेनेंस सर्विसेज हो, गुड सर्विस रिक्वायर्ड फ्रीक्वेंटली, ऐसी सर्विस जो आपको बार बार चाहिए, और कमोडिटीज विद फ्लक्चुएटिंग मार्केट प्राइसेस, लाइक फॉर एग्जांपल पेट्रोल है, डीजल है, आपने फ्यूल लेना है अपने जनरेटर्स के लिए, अपनी व्हीकल्स के लिए, तो उसकी मार्केट प्राइस आपको पता है कि हर 15 डेज बाद गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान चेंज करती है। सो यू एंड योर वेंडर्स वुड नॉट लाइक कि आप उसको क्लोज्ड फ्रेमवर्क एग्रीमेंट में जाएं। वीड ऑलवेज लाइक कि आप उसमें ओपन फ्रेमवर्क एग्रीमेंट करें, आप टर्म्स एंड कंडीशंस तय कर लें, आप उसकी कैपेसिटी, उसकी फाइनेंशियल स्टैंडिंग, एवरीथिंग यू कैन चेक ड्यूरिंग द प्री क्वालिफिकेशन प्रोसेस, but ultimately the cost or price of the lubricant will not be fixed. It will be dependent upon the government of Pakistan POL prices, which fluctuates every fortnightly, so you cannot make them controlled. And the maximum duration of this contract will be 3 years if it's an open contract, but if it is an a closed contract, so the maximum duration will stand as 1 year. प्रैक्टिकल एग्जांपल्स में कॉमन यूज आइटम्स लाइक ऑफिस में स्टेशनरी चाहिए, कोई प्रिंटिंग मटेरियल आपने लेना है, पेपर्स वगैरह लेने हैं, यूनिफॉर्म्स परचेज करनी है आर्म फोर्सेस की, या अपने हॉस्पिटल की, या पुलिस की, किसी भी डिपार्टमेंट की यूनिफॉर्म है। अब ये मुसलसल यूज होने वाले आइटम्स हैं, तो इसके लिए हर महीने, हर 2 महीने बाद, 4 महीने बाद आपने टेंडरिंग बार बार नहीं करनी। सो आपने क्या करना है, आपने प्री क्वालिफिकेशन एप्लीकेशन मांग के एक पूल ऑफ द कॉन्ट्रैक्टर्स आपने फाइनल कर लेना है, और 3 4 5 जितनी भी आपकी स्केल है, जितनी भी आपकी जियोग्राफिकल स्प्रेड है, उसको मद्देनजर रखते हुए आपने उनके साथ फ्रेमवर्क एग्रीमेंट्स कर लेने हैं, और फिर वो आपको आपके स्पेक्स के मुताबिक चीजें डिलीवर करेंगे। लाइक फर्नीचर आपने परचेज करना है, टोनर्स कैटरेज वगैरह लेने हैं, फोटोकॉपियर्स की कैटरेज लेने हैं, और या क्लीनिंग सर्विसेज आपने लेनी है, सिक्योरिटी सर्विसेज आपने लेनी है, सिक्योरिटी गार्ड्स वगैरह की। तो इस तरह की चीजों के लिए आपने ये फ्रेमवर्क एग्रीमेंट्स करने हैं सिक्योरिटी कंपनीज के साथ, क्लीनर्स के साथ। उसके अलावा रिकरेंट सर्विसेज, जिसमें फोटोकॉपियर मेंटेनेंस होगी, व्हीकल मेंटेनेंस हो गई, रिपेयर हो गई, ठीक है, आईटी इक्विपमेंट की सर्विसिंग करवानी है, जेनेटोरियल सर्विसेज या सैनिटेशन सर्विसेज इन द ऑफिस हो गया, या आपने कोई बॉटल्स वगैरह लेनी है फिल्टर्स के लिए। उसके अलावा प्राइस वोलेटाइल कमोडिटीज के लिए भी आपने एफए करना है, जिसमें से एक मोटी या मेजर मिसाल फ्यूल की है। उसके अलावा कंस्ट्रक्शन मटेरियल्स कोई ऐसी नेचर के जो ऑफिस के लिए आपको रूटीन मेंटेनेंस के लिए चाहिए, लाइक कोई पेंट है, कोई आपने ऐसा मटेरियल जो सैनिटरी वगैरह के लिए या आपकी टॉयलेटरीज के लिए चाहिए। इलेक्ट्रिकल आइटम्स कुछ आपने स्पेयर में फैंस लेके रखने हैं, कुछ एसीज लेके रखने हैं फॉर बैकअप। तो इस तरह की चीजें जो भी इलेक्ट्रिकल रिलेटेड हों, लाइट्स हो गई, एनर्जी सेव, अब आपको फॉर एग्जांपल ऑफिस में एनर्जी सेवर्स चाहिए, 10 15 खराब हो गए ड्यूरिंग कोर्स ऑफ द ईयर, तो अब उसके लिए आप बार बार टेंडर पे नहीं जाएंगे, आप आपके पास एक वेंडर होगा इलेक्ट्रिकल वर्क्स के लिए, उसके साथ आपने एक मेंटेनेंस का कॉन्ट्रैक्ट किया होगा साल के शुरू में, और वो उसकी हेडेक होगी कि वो इलेक्ट्रिकल बल्ब्स, फैन, एसी, हर चीज की मेंटेनेंस भी आपको देगा। उसमें आपने तय किया होगा कि साल में एक दफा मेंटेनेंस देनी है, 2 दफा देनी है, जो भी है। और उसके अलावा जो छोटी मोटी ये रिप्लेसमेंट्स हैं, वो भी वो अपनी कॉस्ट में ऑलरेडी आपके साथ तय कर चुका होगा, और ये चीजें डिसाइड होंगी एस्टिमेशन की स्टेज के लिए के ऊपर। इसलिए पेपरा ने आपसे कहा कि आपने एनुअल बेसिस पे अपने एस्टिमेट्स को रिवाइज भी करना है और बनाने भी है, और उसमें आपने क्वांटिटीज वगैरह भी दोबारा से देखनी है। उसके अलावा आपने कोई फूड सप्लाईज लेनी है हॉस्टल्स के लिए, हॉस्पिटल्स के लिए, जिस तरह मैसेज होते हैं हॉस्पिटल्स के अंदर, इस तरह सिक्योरिटी सर्विसेज आपने लेनी है, इस तरह आपने फिल्टर बॉटल लेनी है ऑफिस के लिए। सो दीज आर ऑल आर प्राइस वोलेटाइज एज वेल एज रिकरिंग नेचर जॉब्स। सो इन तमाम के लिए आपने फ्रेमवर्क एग्रीमेंट करना है। लाइक अगर आपके पास कोई हॉस्पिटल है, प्रैक्टिकल केस स्टडी में आप देख लें, आपके फॉर एग्जांपल एक हॉस्पिटल है, टर्शरी केयर हॉस्पिटल, तो उसमें ऑफ कोर्स आपको रूटीन मेडिसिन चाहिए होंगी ओटीज के लिए, अपने वार्ड्स के लिए, जिसमें आईवी कैनोलास हैं,
डिस्पोजेबल सिरिंज हैं, गाजेस हैं, क्लीनिंग आइटम्स हैं, आईटी मेंटेनेंस है, लैब्स कंज्यूमेबल्स हैं। तो ये सारी, इंस्टेड ऑफ मंथली टेंडर्स या क्वार्टरली टेंडर्स, the hospital signs the framework agreement for 1 to 3 years with multiple pre-qualified suppliers. And then those suppliers supplies them the routine medicines, and it benefits both parties because no स्टॉक आउट भी नहीं होता और डंपिंग भी नहीं होती, जो जो कि एक बहुत बड़ा इशू है हमारे गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में, कि वहां पे स्टोर्स में इतना सामान डंप कर दिया जाता है इनिशियल ईयर में, कि वो बहुत सी चीजें इस्तेमाल ही नहीं होती हैं और वो एक्सपायर हो जाती हैं। जिस तरह मेडिसिन का रिसेंट पास्ट में भी एक बहुत बड़ा इशू आया था कि बहुत सारी मेडिसिन उसको ले खरीद ली गई थी और वो सारी एक्सपायर हो चुकी हैं। सो इस मेडिसिन ऐसा केस है जिसमें एक्सपायरी का इशू होता है, तो उसके लिए भी आपको फ्रेमवर्क एग्रीमेंट की गुंजाइश दी है पेपरा ने। सो इट कैन रिड्यूस योर कॉस्ट, इट कैन फास्टर योर सर्विसेज रिप्लेनिशमेंट, and uniform quality of the job will be done through framework agreement. Now we are coming to part 2. That was part first of 16A. Now part 2 is annual provisional estimates. अगर आप याद करें इसको, स्लाइड को, जिसमें हमने पार्ट 2 में बात की थी, प्रोक्योरिंग एजेंसी shall prepare provisional annual estimates including description, specifications, statement of requirements and quantities based on the rational demand estimate. तो फॉर एग्जांपल इसी हॉस्पिटल का केस लेते हैं, आपकी जो डिमांड्स हैं वो आपको मुख्तलिफ वार्ड से या मुख्तलिफ एचओडीज की तरफ से आती है, और आप प्रोक्योरमेंट डिपार्टमेंट में हैं, तो यू हैव टू मेक द एनुअल डिमांड्स, एंड यू विल हैव टू मेक द इक्विपमेंट की स्पेसिफिकेशन। और रूटीन की बात हो रही है, नॉट नॉट दी दोज इक्विपमेंट जो आपने थ्रू टेंडर लेने हैं, बट रूटीन। फॉर एग्जांपल आपका इमरजेंसी डिपार्टमेंट है, तो वहां पे रूटीन मेडिसिन का होना बहुत जरूरी है। तो उसके लिए आप ये नहीं उनको बता सकते कि जी मैं तो टेंडर में हूँ और 30 डेज टेंडर टाइम है या 15 डेज टेंडर टाइम है, तो मैं तो ये सप्लाई नहीं। बट यू हैव टू थिंक एंड यू हैव टू प्लान इन एडवांस। और आपके पास थ्रू फ्रेमवर्क एग्रीमेंट कुछ ऐसे वेंडर्स या ऐसे स्टोर्स होंगे जो आपके ऑन कॉल होंगे किसी भी डिजास्टर के वक्त या किसी भी इशू के वक्त, तो आप वो रूटीन मेंटेनेंस की चीजें और मेडिसिन आप इमिजिएटली रिफिल करवाएंगे उनसे। यहाँ पे इस क्लॉज में एस्टिमेट को मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूं कि बिफोर एंटरिंग अ फ्रेमवर्क एग्रीमेंट एजेंसीज मस्ट प्रिपेयर एस्टिमेटेड एनुअल डिमांड। ठीक है, आपने एनुअल बेसिस पे अपने एचओडी से या डिपार्टमेंट के हेड्स से उनकी डिमांड्स लेनी है, एंड देन यू हैव टू प्रिपेयर एन एस्टिमेट ऑफ दोज क्वांटिटीज, एंड यू हैव टू गेट द स्पेसिफिकेशंस ऑफ दोज आइटम फ्रॉम द हेड ऑफ डिपार्टमेंट्स। उसके बाद क्वांटिटी फोरकास्टिंग आपने करनी है कि आप पिछले साल का, पिछले 2 सालों का, 3 सालों का एवरेज लेके आप उसमें कुछ एडिशन भी करेंगे to save your skin, because ultimately if things are like finished before end time, so you will be held responsible. So you have to make the forecasting and add some cushion in that estimated quantity which have come from the HODs. So statement of requirements आपने mention करनी है. So these must be rational, realistic and based on actual consumption trends. जैसे मैंने कहा कि पिछले 3 साल के, 2 साल के आपने रिकॉर्ड्स को जहन में रखना है। फॉर एग्जांपल एक और एग्जांपल लेते हैं एजुकेशन डिपार्टमेंट की, फेडरल लेवल पे या इट मे बी प्रोविंशियल एजुकेशन डिपार्टमेंट। तो वहां पे कुछ ऐसी सप्लाईज होती हैं जो कि मुसलसल उन्होंने स्कूल्स के अंदर प्रोवाइड करनी होती है। सबसे मोटी मिसाल चाक्स की, वाइट बोर्ड्स की, या उसके वो आजकल तो टाट नहीं है, हमारे जमाने में टाट की सप्लाईज होती थी, जूट्स की और फर्नीचर की। तो ऐसी चीजें जो आपने रेगुलर बेसिस पे अपने स्कूल्स में देनी है, लाइक आजकल स्कूल्स में बुक्स होती हैं एनुअल बेसिस पे, गवर्नमेंट खुद बुक्स देती है, बैग्स देती है, जो कि अब आगे फॉर एग्जांपल ईयर एंड होने वाला है एकेडमिक ईयर, तो उसमें नेक्स्ट ईयर के स्टार्ट में आपने बुक्स प्रोवाइड करनी है खामखा। सो बुक्स के लिए आपके पास ऑलरेडी फ्रेमवर्क एग्रीमेंट में वेंडर्स होंगे जिनसे आप ये चीजें लेकर देंगे। फॉर एग्जांपल आपके टोनर्स लगने हैं एनुअल बेसिस पे,
ऑफिसेस के अंदर, स्कूल्स के अंदर, वो आपने देने हैं। क्लासरूम क्लीनिंग किट्स होती हैं, या लैब इक्विपमेंट होता है, जो एसेट्स वगैरह होते हैं, बेसिस होते हैं लैब्स के अंदर, जो कि रिकरिंग नेचर के होते हैं, बार बार आपने रिफिल्स करवाने होते हैं। सो इसके लिए भी आप फ्रेमवर्क एग्रीमेंट के ऊपर जा सकते हैं, अगर आप एजुकेशन डिपार्टमेंट में हैं और आप प्रोक्योरमेंट को देख रहे हैं। तो इन चीजें या इसके अलावा और भी बहुत सी चीजें हैं जिनके लिए आप फ्रेमवर्क एग्रीमेंट कर सकते हैं स्कूल्स के लिए। सो correct estimate helps the agency, of course, sign the right size of agreement। उससे आपको पता चलता है आपका एस्टिमेट अगर ठीक है तो ऑफ कोर्स यू विल साइन द राइट साइज ऑफ द एग्रीमेंट। अगर आपका एस्टिमेट कम है तो अल्टीमेटली यू विल हेल्ड रिस्पॉन्सिबल, और अगर आपका एस्टिमेट ओवर है, बहुत एग्जिजरेटेड है, तो वो भी आपके लिए कल को ऑडिट पैरा का सबब बनेगा। और दूसरी बात है कि आपकी जो वो क्वांटिटीज होंगी जो आपने ली हैं कमोडिटीज, उनकी एक्सपायरी और उनकी खराब होने का भी खदशा होगा, उसके लिए भी आपके ऊपर पेनल्टीज या रिकवरीज आ सकती हैं। सो while making your estimate, make sure to see the last year trends at least। या पिछले 2 साल के हो जाएं तो और भी बहुत अच्छी बात है। तो एटलीस्ट 1 साल के ट्रेंड तो आपने ये जहन में रखने हैं कि जो भी चीज आप ले रहे हैं उसके पिछले साल का क्या साइकिल था, कंजम्पशन साइकिल, तो वो आपने कैटर फॉर करना है। सो अवॉइड फाइनेंशियल ओवररन्स, इंश्योर सप्लायर्स कैपेसिटी। हाँ, सप्लायर की कैपेसिटी भी आपको इससे पता चल जाएगी। जब आपका एस्टिमेशन आपकी ठीक होगी तो आपको देखना होगा कि आप फर्दर कितने सप्लायर्स के साथ बात करनी है, और किस डिस्ट्रिक्ट के लिए आपने कितने सप्लायर रखने हैं, ताकि वहां पे उनके ऊपर ज्यादा बर्डन भी ना पड़े और आपकी चीजें डिले भी ना हो, आपके ऑपरेशंस हर्ट ना हो। बहुत सी ऐसी यही चीजें आप सॉलिड वेस्ट की तरफ भी ले सकते हैं इसकी एग्जांपल को। जिस तरह सैनिटेशन या सॉलिड वेस्ट की कंपनीज हैं, उन्होंने बहुत से ऐसे आइटम लेने होते हैं जो उनके ऑपरेशंस या डेली रूटीन के लिए जरूरी होती हैं। तो इस केस में भी वो फ्रेमवर्क एग्रीमेंट के ऊपर जा सकते हैं। पार्ट 3 में पेपरा ने हमें कहा था कि आप इसको कर, जब आपका एस्टिमेट रेडी हो जाए, सो यू हैव टू इनिशिएट द प्री क्वालिफिकेशन फॉर फ्रेमवर्क एग्रीमेंट्स। सो उसके लिए बेस्ड ऑन एस्टिमेट्स, जो आपका एस्टिमेट तैयार होगा तो एजेंसीज मस्ट स्टार्ट प्री क्वालिफिकेशन ऑफ सप्लायर्स। ये हम आपको रूल 15 और 16 में बहुत डिटेल में बता चुके हैं, इसका मैं आपको वीडियो का लिंक भी दे दूंगा। सो फ्रेमवर्क एग्रीमेंट्स बिगिंस बाय प्री क्वालिफाइंग फर्म्स सिमिलर टू रूल 15 एंड रूल 16। वहां पे एग्जैक्टली मैंने आपको डिटेल में बता दिया है कि आपने प्री क्वालिफिकेशन प्रोसेस कैसे इनिशिएट करना है। सो अगर आपका एस्टिमेटेड क्वांटिटी जिस रेंज की भी आ रही है कॉस्ट वगैरह का डाल के, तो उस हिसाब से आपने अपनी प्री क्वालिफिकेशन एड्स को एडवर्टाइज करना है। अगर 1 मिलियन तक है तो आपने पेपरा और अपनी वेबसाइट के ऊपर करना है। इफ योर प्रोक्योरमेंट कॉस्ट इज मोर देन 1 मिलियन, सो यू हैव टू एडवर्टाइज दैट इन द न्यूज पेपर एज वेल। 16A3 में प्री क्वालिफिकेशन पी क्यू क्राइटेरिया, आपने जो पी क्यू क्राइटेरिया बनाना, विच इज एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ द प्री क्वालिफिकेशन प्रोसेस, एंड रूल 16। और इसको मैंने पिछली वीडियो में बहुत डिटेल में एक्सप्लेन किया है। इसमें हमने आपको पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल की गाइडलाइंस भी दी हैं वाइल फाइनलाइजिंग योर एवेल्यूएशन क्राइटेरिया एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ दैट क्राइटेरिया। सो पास्ट परफॉर्मेंसेस आपने इंक्लूड करनी है। टेक्निकल कैपेसिटी ऑफ द सप्लायर आपने डालनी है उस क्राइटेरिया में, उस पर कुछ नंबर डालें। पास्ट परफॉर्मेंस के कुछ मार्क्स आपने डालने हैं। फाइनेंशियल साउंडनेस विच इज एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ द एवेल्यूएशन क्राइटेरिया, ये आपने डालना है। डिलीवरी कैपेसिटी आपने ये भी देखनी है, इसको भी वेटेज देनी है। रेलेवेंट एक्सपीरियंस या इन हैंड प्रोजेक्ट्स का भी आपने वेटेज देनी है। और रजिस्टर्ड ऑफिसेस इन एरिया, उनके पास क्या, वेंडर के पास उस एरिया में जिसके लिए आपको सर्विसेज चाहिए, वहां पे उनकी प्रेजेंस है या नहीं है। फॉर एग्जांपल आप एक सिक्योरिटी कंपनी की सर्विसेज ले रहे हैं और वो सिक्योरिटी कंपनी सिर्फ मेन सिटी के अंदर है, लाइक इस्लामाबाद में है, और आपको वो सर्विस चाहिए कहीं रिमोट एरिया में अपने प्रोजेक्ट के लिए, तो वहां पे फिर इश्यूज आएंगे। उससे बेहतर है कि आप उस एरिया में जो सिक्योरिटी सर्विस अवेलेबल है उसके साथ आप बात करें और उसको आप कंसिडर करें, या ऐसी क्लॉज डालें अपने क्राइटेरिया में
ताकि वो सिक्योरिटी कंपनीज ऑटोमेटिकली एलिमिनेट हो जाएं और लोकल्स को चांस मिले। इसी तरह जेनेटोरियल सर्विसेज आपने लेनी है तो उसके लिए भी ये क्राइटेरिया आप यूज कर सकते हैं। फ्यूलिंग के लिए भी आप यही कर सकते हैं। नॉन ब्लैक लिस्टेड सर्टिफिकेट आपने मांगने हैं, और ओनली प्री क्वालिफाइड सप्लायर्स कैन पार्ट इन द फ्रेमवर्क एग्रीमेंट। सो ये सारा आपका होगा प्री क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया जो फ्रेमवर्क एग्रीमेंट के लिए आपने बनाना है। बाकी डिटेल के लिए आप पीईसी के पीक्यू क्राइटेरिया को भी फॉलो कर सकते हैं, और मेरी अपनी वीडियो में भी डिटेल में बताया है, उसको भी आप देखिए। प्रैक्टिकल एग्जांपल एक और इस सिस्टम में मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। फॉर एग्जांपल आप सीएनडब्ल्यू डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं और आपके पास वर्क्स का कोई काम है, तो उस केस में आपने फ्रेमवर्क एग्रीमेंट कैसे करना है और क्या तरतीब होगी। फॉर फ्रेमवर्क एग्रीमेंट ऑफ मेंटेनेंस मटेरियल प्री क्वालिफिकेशन मे आस्क, you can ask the following, at least but not limited to the following points for the maintenance material. For example, आप स्कूल्स की मेंटेनेंस सीएनडब्ल्यू डिपार्टमेंट के पास है, या हॉस्पिटल्स की मेंटेनेंस उनके पास होती है, और आपने वो मेंटेनेंस वो मेंटेनेंस आपने टाइम टू टाइम करनी है एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ द एजुकेशन डिपार्टमेंट। तो आपके पास फिर वहां पे भी मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्टर्स होते हैं। तो मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्टर की जब आप प्री क्वालिफिकेशन करेंगे तो उसके लिए आप उनसे मांग सकते हैं कि 3 ईयर सप्लाई एक्सपीरियंस, या उनका जो वो सर्विस देने का एक्सपीरियंस है एटलीस्ट 3 साल का होना चाहिए। या आप ये भी कह सकते हैं कि फाइनेंशियल टर्नओवर आपका 10 मिलियन हो, वेयर हाउस या स्टोरेज फैसिलिटी उनके पास अवेलेबल हो उस एरिया में, उस डिस्ट्रिक्ट में, व्हीकल अवेलेबिलिटी फॉर डिलीवरी, और जीएसटी कैपरा या पीआरए रजिस्ट्रेशन भी उनके पास होनी चाहिए, विच इज आल्सो एन इम्पॉर्टेंट पार्ट। प्री क्वालिफिकेशन जब आपने कर ली, तो आफ्टर प्री क्वालिफिकेशन 8 सप्लायर्स वर प्री क्वालिफाइड, framework agreement signed with all 8 items procured as needed during 1 to 3 year। सो आपने सारे प्रोसेस के बाद 7 to 8 सप्लायर्स को शॉर्टलिस्ट कर लिया, उनके साथ फ्रेमवर्क एग्रीमेंट के अंदर आप चले गए, तो अब आपके पास 3 साल के लिए 7 से 8 सप्लायर्स मौजूद हैं। सो यू कैन कॉन्फिडेंटली डू योर रूटीन मेंटेनेंस इश्यूज एंड यू कैन हैंडल दी ऑपरेशंस। सो फिर रूल 4 जो है वो बात करता है ओपन और क्लोज्ड फ्रेमवर्क एग्रीमेंट की। डेफिनेशन में भी मैं आपको एक्सप्लेन कर चुका हूँ। और 16A4 जो है वो बात करता है ओपन की। ओपन क्या है? ओएफए, न्यू सप्लायर्स कैन ज्वाइन लेटर। इसमें जैसे उन्होंने 4 में बताया कि ये आपको गुंजाइश दी थी कि आप ये प्री क्वालिफिकेशन प्रोसेस रिपीटेड नेचर में भी कर सकते हैं, लाइक आप ड्यूरिंग कोर्स ऑफ द ईयर भी आप दोबारा से भी इनिशिएट कर सकते हैं इफ योर डिमांड्स एस्केलेट्स, या आपको कोई भी इश्यूज आ जाए, तो ताकि नए लोग भी इसमें शामिल हो जाएं। ड्यूरेशन अप टू 3 ईयर होती है फ्रेमवर्क एग्रीमेंट की। फ्लेक्सिबल मॉडल होता है और सूटेबल फॉर कॉमन यूज आइटम्स होते हैं। और उनके लिए जिसमें प्राइस आप फिक्स नहीं करना चाहती, ऐसे इश्यूज के लिए लाइक पीओएल है, लुब्रिकेंट है, इनके लिए अमूमन ये फ्रेमवर्क एग्रीमेंट किया जाता है, या मेंटेनेंस वर्क्स हैं। और क्लोज फ्रेमवर्क एग्रीमेंट फिक्स्ड लिस्ट ऑफ सप्लायर होती है। इसमें फिर दरमियान में कोई भी सप्लायर और ऐड नहीं हो सकता, न्यू एंट्रीज आर नॉट अलाउड। ड्यूरेशन जो है इसकी 1 ईयर होती है, सुटेबल फॉर हाईली टेक्निकल और सेंसिटिव आइटम, लाइक आपने आईटी के लिए एक कंपनी दी है, उसके साथ आप क्लोज्ड फ्रेमवर्क एग्रीमेंट में हैं, तो फिर दूसरी कंपनी उस साल में आपने आईटी सर्विसेज के लिए नहीं लेनी। इसी तरह का अगर आप कोई ऐसा सेंसिटिव काम दे रहे हैं किसी कंपनी को, तो वो भी क्लोज्ड के अंदर आप दीजिए, ओपन के अंदर उसको ना दे। यूज ऑफ फ्रेमवर्क एग्रीमेंट व्हेन, ये कब यूज होता है? यूज व्हेन मार्केट हैज मेनी सप्लायर्स, आइटम्स आर स्टैंडर्डाइज्ड लाइक स्टेशनरी, क्लीनिंग, सिक्योरिटी एटसेट्रा, एजेंसीज वांट फ्लेक्सिबिलिटी टू ऐड न्यू सप्लायर्स, तब आप ओपन फ्रेमवर्क में जाइए। लाइक स्टेशनरी सप्लाई एफए होता है, वाटर फिल्ट्रेशन मेंटेनेंस या ऑपरेशंस या रीफिल्स आपने लेनी है, उसमें भी आप ओपन एफए में जाइए। पीओएल एंड फ्यूल या लुब्रिकेंट्स में भी आप ओपन एफए में जाइए, क्योंकि यहाँ पे मेन चीज ओपन एफए में आपके पास ये है कि आपके पास फ्लेक्सिबिलिटी होती है, नए सप्लायर्स को भी ऐड कर सकते हैं, प्लस आपके पास प्राइसेस की भी
फ्लेक्सिबिलिटी होती है, और अल्टीमेटली कंपटीशन की वजह से आपकी क्वालिटी और डिलेज से भी आप बच सकते हैं, और अच्छी क्वालिटी भी आपको मिल सकती है। जबकि क्लोज्ड एफए में आपने लाइक जनरेटर सर्विसेज, जैसे मैंने कहा, आईटी सर्विसेज, फायर अलार्म सर्विसेज, या हॉस्पिटल मेडिकल गैसेज आपने लेनी है, टेस्टिंग करवानी है हॉस्पिटल्स में इक्विपमेंट्स की या मेडिकल गैस की, तो उस सिलसिले की या उस सर्विसेज के लिए भी आप क्लोज्ड एफए में जा सकते हैं। या आपने कोई टेस्टिंग सर्विसेज हायर करनी है, तो वो भी आप क्लोज्ड एफए में जा सकते हैं। So lastly, it is 16.5, एडिंग न्यू सप्लायर्स, डायनामिक एंट्री है। इसमें वही आपको जिस तरह मैंने पहले भी बताया कि आपके पास गुंजाइश है ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ द ईयर नए सप्लायर को ऐड करने की, बिकॉज मार्केट कंपटीशन रिमेन अलाइव, ताकि कंपटीशन हमेशा से रहे, और नए सप्लायर्स के आने से आपकी सर्विस की क्वालिटी इंप्रूव होती है हमेशा, क्योंकि कंपटीशन और फेयरनेस का प्रिंसिपल इंश्योर होता है, और जो कि पेपरा का मेन मुतालबा है या मेन उनकी रिक्वायरमेंट है। एजेंसीज आर नॉट डिपेंडेंट ऑन लिमिटेड वेंडर्स, प्राइस रिमेन्स competitive, or risk of monopoly is avoided. So adding new suppliers, of course, will reduce the risk of monopoly, and prices will remain competitive. बहुत ज्यादा आपको हायर प्राइसेस की तरफ नहीं जाना पड़ेगा। So this is specially used in fuel supply, food supply and construction materials. इस तरह के केसेस में आपने ओपन एफए करना है और डायनामिक एंट्रीज रखनी है, ताकि आप न्यू सप्लायर्स ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ द टाइम कभी भी आप ऐड कर सकें। लाइक फ्यूल सप्लाई का एक कॉन्ट्रैक्ट है, एक मिसाल के तौर पर एक कोई यूनिवर्सिटी है, एंड दे साइन एफ ए विद थ्री फ्यूल सप्लायर्स, बट मिड ऑफ द ईयर अ न्यू कंपनी ऑफर्स बेटर सर्विसेज। या कोई इंश्योरेंस की भी आप एग्जांपल ले सकते हैं। अगर आपने इंश्योरेंस अपनी गाड़ियों की करवाई है कंपनी से, या एम्प्लॉयज की हेल्थ इंश्योरेंस है, और ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ द ईयर आपके पास कोई और कंपनी आती है और वो आपको सर्विसेज ऑफर करती है कि मैं इससे बेहतर सर्विसेज दे सकता हूँ, और मे बी उसकी जो प्राइस है वो भी उसी के नजदीक नजदीक हो, तो यू आर ओपन टू ऐड देम एनी टाइम, बट द प्रोसेस ऑफ प्री क्वालिफिकेशन would be followed, or and accordingly you will add them. So it can benefit you like better competition, lower prices, and improved delivery performances. This dynamic inclusion is allowed by Rule 16A5. So I hope it is clear. डायनामिक से ये होगा कि आपकी हर वक्त आपके पास कंपटीशन और लोअर प्राइसेस की गुंजाइश होगी। इसी तरह फिर लास्ट 6 में पेपरा ने अपने ऊपर भी कुछ बाइंडिंग लगाई हैं कि रेगुलेशंस, गाइडलाइंस, टेम्पलेट, स्टैंडर्ड्स, स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शंस, ऑल दीज गाइडलाइंस विल बी गिवन बाय पेपरा टू इंश्योर द यूनिफॉर्मिटी अक्रॉस द डिपार्टमेंट्स, ताकि एक डिपार्टमेंट जो है कौन सी गाइडलाइंस फॉलो कर रहा है और दूसरा दूसरी कर रहा है, तो ये ना हो, बल्कि उन्होंने सबके ऊपर कंपल्शन लगा दी है कि सब ने पेपरा की गाइडलाइंस को फॉलो करना है while going in the framework agreement at any stage of the year. How framework agreement work in real procurement? जैसे मैंने पीछे भी एक्सप्लेन कर दिया, एस्टिमेट ईयरली डिमांड, डिमांड आपने एनुअल बेसिस पे लेनी है, उसकी एस्टिमेशन करनी है, स्पेसिफिकेशंस बनानी है, प्रोक्योरमेंट प्रोसेस में उसके बाद जाना है, पीक्यू डॉक्यूमेंट्स बना के एस्टिमेट्स की बुनियाद के ऊपर, स्पेक्स और रिक्वायरमेंट्स की बुनियाद के ऊपर फिर आपने प्री क्वालिफाई फर्म्स लेनी है, उनके साथ एफए साइन करना है, मल्टीपल सप्लायर्स के साथ, डिपेंडिंग अपॉन योर नेचर ऑफ प्रोक्योरमेंट आपने ओपन एफए या क्लोज्ड एफए में जाना है, फिर आइटम्स प्रोक्योर करने हैं, सर्विसेज लेनी है, और पे पर डिलीवरी बेसिस आपने उनको पेमेंट करनी है, और फिर एक्सपायरी ऑफ एफए के ऊपर दोबारा से ये प्रोसेस आपने रिपीट करना है। सो ये एग्रीमेंट्स जो हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड चलते हैं, यूएस, यूके, ईयू में, और पाकिस्तान में भी इसको फॉलो किया जाता है। एक छोटी सी केस स्टडी वर्क्स डिपार्टमेंट में, लाइक पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में आप वाटर सप्लाईज के ऑपरेशंस को मैनेज करते हैं, या वाटर सप्लाई एंड सैनिटेशन कंपनीज के अंदर आपने वाटर सप्लाई सर्विसेज को इंश्योर करना है, और वहां पे
अगर गवर्नमेंट की स्कीम्स आपने देखी हो तो वहां पे चूंकि इसमें ह्यूमन फैक्टर आता है और पब्लिक इन्वॉल्व होती है इस वाटर सप्लाईज के इश्यूज की वजह से, और गवर्नमेंट के लिए काफी ये चीज क्रिटिकल होती है एट टाइम, जब आपकी सर्विस में कोई लीकेजेस आ जाए या आपका पंप फेल हो जाए या आपका ट्यूबवेल में कोई और डैमेजेस आ जाए, फिल्टर खराब हो जाए, तो बाज़ औक़ात आपने देखा होगा एहतजाज और इस तरह के मुजाहरे शुरू हो जाते हैं और पानी नहीं है। और तो इन सारे इश्यूज से बचने के लिए अब अगर गवर्नमेंट एक नॉर्मल टेंडर की तरह रखे, तो देन दे हैव टू गो इन टेंडरिंग फॉर एवरी ट्यूबवेल मेंटेनेंस, जिसके ऊपर फिर आपको आपको पता है अखबार में इश्तिहार देगा और 15 दिन वेट करेगा, और एटलीस्ट ये 90 डेज का साइकिल है गवर्नमेंट के वर्क्स डिपार्टमेंट में। तो इस चीज से बचने के लिए ऑपरेशनल आइटम्स या O&M के बजट के अंदर रहते हुए, एक तो इसका बजट एनुअल बेसिस पे बजट में ऑलरेडी एलोकेटेड होता है, सॉरी, कि ये मेरा एनुअल ऑपरेशनल बजट है, और फिर गवर्नमेंट जो है जोन वाइज या डिस्ट्रिक्ट वाइज या रीजन वाइज कुछ मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट्स देती है जिनको FA कहा जाता है। और ये नॉर्मली क्लोज्ड कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, जिसमें वो स्मॉल GI पाइप्स की गुंजाइश होती है, PVC पाइप्स की, गेट वॉल पंप सेट्स एक्सेट्रा, और रिपेयर वगैरह की। तो जिससे अगर कोई ऑपरेशनल इशू ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ द ईयर आ जाए तो वो हल हो जाता है। सो एक दफा फिर इसको समराइज कर लेते हैं। फॉर गवर्नमेंट इट कैन रिड्यूस द एडमिनिस्ट्रेटिव बर्डन, इट कैन फास्टन योर प्रोक्योरमेंट प्रोसेस, कॉस्ट सेविंग होती है, जो भी सर्विस आपको चाहिए या रिकरिंग कमोडिटीज आपको चाहिए, वो दोज आर अवेलेबल ऑन इमीडिएट बेसिस, एंड इट सेव्स योर टाइम्स एंड एफर्ट्स। सो ट्रांसपेरेंट एंड कम्पिटिटिव सप्लाई चेन इंश्योर होती है, और लोअर रिस्क ऑफ करप्शन या मैन्युपुलेशन इसमें आते हैं। और सप्लायर्स की साइड पे डेफिनेटली यू हैव द लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट्स विद यू, तो कंफर्टेबली आप अपने ऑपरेशंस को इस कॉन्ट्रैक्ट के साथ फीड कर सकते हैं। गारंटीड वॉल्यूम आपके पास ऑलरेडी इन हैंड होता है गवर्नमेंट का, और विच कैन लाइक हेल्प यू इन मेंटेनिंग योर कैश फ्लोज, एंड बेटर बिजनेस प्लानिंग भी आपको इससे मिलती है। सो ये हमारा टोटल आज का लेक्चर था, जिसको हमने 16A के अंडर कवर किया है, जिसमें मैंने आपको प्रोक्योरमेंट थ्रू फ्रेमवर्क एग्रीमेंट्स की डेफिनेशन, उसकी टाइप्स, कॉमन यूज, रिकरेंट एंड प्राइस वोलेटाइल आइटम्स के लिए यूज होते हैं, ये भी बता दिया। सो समरी में हम आपको ये बता रहे हैं कि इसमें 16A इंट्रोड्यूस क्या क्या करता है। PQ बेस्ड सिलेक्शन है, इट कैन अलाउ ओपन एंड क्लोज एग्रीमेंट, डायनामिक इंक्लूजन, और पेपरा विल इशू टेम्पलेट्स एंड रेगुलेशंस। ये टोटल 6-7 किस्म की चीजें हैं जो हमने आज की वीडियो में एक्सप्लेन कर ली काफी डिटेल में। तो आई होप यू हैव एंजॉयड एंड लर्न अबाउट फ्रेमवर्क एग्रीमेंट। और अगर इसमें आपकी कोई भी कमेंट हो या आपको मजीद कोई क्लैरिफिकेशन की जरूरत हो तो आप जरूर बताइए। रूल 16B जो है वो बात करता है प्राइस एडजस्टमेंट फॉर फ्रेमवर्क एग्रीमेंट, जो कि इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। सो जैसे मैंने पहले भी आपसे रिक्वेस्ट की थी, हमारी वीडियोस थोड़ी सी लेंथी हैं, बट काफी बेहतर कंटेंट होता है और लर्निंग के लिए अच्छा एक प्लेटफॉर्म है। सो इनको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और सिर्फ टेक सिंप्लीफाइड को सब्सक्राइब कीजिए, टिकटॉक के ऊपर फॉलो कीजिए, और यूट्यूब के ऊपर सब्सक्राइब करें। और अगर आपकी कोई सजेशंस हैं तो हमें sifttechsimplified@gmail.com के ऊपर आप जरूर भिजवाइए, तो इंशाल्लाह हम उनको भी कैटर फॉर करेंगे। ये हमारे लिंक्स हैं जिनके ऊपर आप हमें फॉलो कर सकते हैं, सिफ्टेक सिंप्लीफाइड को टिकटॉक के ऊपर भी और यूट्यूब के ऊपर भी। So that's all for today. In today's video, we have discussed framework agreements, its types, was open framework and closed framework, and how it works in the scenario of Pakistan, and even internationally as well. So I hope you have enjoyed. So stay blessed. Thank you very much.
and see you in the next video. Goodbye.